हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अपन RNCC के जो अपना जो चैनल है इसके ऊपर हम अभी सेशन चला रहे हैं, MCQ सेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम जैसे PGI के लिए SG PGI, PGI RML, तो इनके ऊपर इनके जैसे क्वेश्चन पैटर्न रहता है उनके क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहे हैं और साथ साथ में आपको टॉपिक भी क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, अपने नोटबुक वगैरह साथ में लेके बैठिएगा और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो ऑफिशियल ऐप है RNCC की, वहाँ पे हम डेली बेसिस अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस हम टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ उसका प्राइस नहीं रखा गया है हमारी तरफ से। आप उनको भी आप बाय करके अपनी प्रिपरेशन को है जो और अच्छी आप कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छी है और रिव्यू भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के भी, वो काफ़ी अच्छा उसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यू आर पोस्टेड इन लेबर रूम एंड द रिसीव्ड रिपोर्ट ऑफ शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट सेट फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस टू द CSSD। एज ए नर्स यू नो CSSD स्टैंड्स फॉर। अपने को यहाँ से क्या पूछा, हमें पूछा गया है CSSD की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी है कि भाई आप जो है वो लेबर रूम के अंदर अभी पोस्टेड हो और आपको जो क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग करनी है, जो कि क्या है स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए CSSD जा रहे हैं। तो आप एक नर्स हो और आपको पता होना चाहिए कि भाई CSSD की क्या है। CSSD सेंट्रल सर्विस स्टेराइल डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल सप्लाई स्टेराइल डिपार्टमेंट या फिर सेंट्रल सेफ स्टेराइल डिपार्टमेंट। क्या है CSSD की फुल फॉर्म क्या है? इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो जब भी कोई प्रोसीजर होता है, ठीक है, जब भी कोई प्रोसीजर होता है या फिर कोई ऑपरेशन से OT से जो ऑपरेशन होने के बाद में जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन काम में आए हैं, तो उनको अपन क्या करते हैं, उनको अपन जो नर्स है वो क्या करेगी, वॉश के बाद में उनको इंस्ट्रूमेंट सेट के अकॉर्डिंग उनको क्या करेगी, पैक करेगी। पैक करने के बाद में वो CSSD के लिए यहाँ पे भेजते हैं, मतलब CSSD से वो क्या होंगे, आएंगे, वो आएंगे स्टेराइल होके। ठीक है, फिर अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट केस या नेक्स्ट अपन प्रोसीजर के ऊपर वो काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो CSSD की क्या फुल फॉर्म होती है? CSSD की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो ये अपनी क्या है, CSSD की फुल फॉर्म है। मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट यूनिट आफ्टर द डिस्चार्ज इज नोन एज। ठीक है, पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद में जो पेशेंट यूनिट है जहां पे पेशेंट था उसको अपन क्या कर रहे हैं, उसको अपन डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो पेशेंट रहा था, जो उसका जो भी इन्फेक्शन था उससे उसको क्या कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं। तो इस वाले प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, रिकरेंट, टर्मिनल या फिर फॉलोअप। क्या होगा, लाइक पेशेंट यूनिट से पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद में जो डिसइंफेक्शन को अपन काम में लेते हैं वो कौन से टाइप का डिसइंफेक्शन होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसको अपन बोलेंगे टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन मींस डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट यूनिट आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, आफ्टर द डिस्चार्ज एंड पेशेंट जो है वो डाइड हो गया या फिर डेड हो गया या फिर पेशेंट जो है डिस्चार्ज हो गया, इसके बाद में जो अपन डिसइंफेक्शन करते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर हमें ऑप्शन में दिया गया है क्या है यहाँ पे, कॉन्करेंट। ठीक है, कॉन्करेंट के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि भाई ये किस प्रकार का डिसइंफेक्शन है। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन वह डिसइंफेक्शन होता है
थ्रो कोर्स ऑफ इलनेस। ठीक है, जब पेशेंट की जो इलनेस चल रही होती है, तो ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ जो भी पीरियड रहता है, उस पीरियड के टाइम पे अपन जो भी डिसइंफेक्शन करते हैं, इसे हम बोलते हैं थ्रो कोर्स ऑफ इलनेस। इसको अपन बोलते हैं क्या, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी पेशेंट का जो यूरिन है, फेसेस हैं, क्लॉथ्स है उसकी, और जो ड्रेसिंग है, ठीक है, ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है, इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिसइंफेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इलनेस। मतलब पेशेंट अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी इलनेस के दौरान हम जो भी डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, उसको अपन ने क्या नाम दिया, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। और पेशेंट के डेड और डिस्चार्ज होने के बाद में जो डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, वो होता है अपना टर्मिनल डिसइंफेक्शन। इसके बाद में एक और यहाँ पे टर्म मिली है, वो कौन सी है, रिकरेंट। तो रिकरेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है, ये होता है प्रिवेंट इन्फेक्शन टू डेवलप। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोफाइलेक्टिकली अपन इसको अपने काम में लेते हैं। ठीक है, प्रोफाइलेक्टिकली इसको अपन काम में लेते हैं। मींस क्या हो गया इसका मतलब, कि इन्फेक्शन के डेवलप होने से पहले उसको क्या करना, प्रिवेंट करना। किस प्रकार का डिसइंफेक्शन होता है, ये होता है रिकरेंट टाइप डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो ये कैसे किसकी मदद से होगा, ये लाइक जैसे वाटर आ रहा है अपने पास में, वाटर एक इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वाटर का यहाँ पे क्लोरिनेशन कर देंगे। ठीक है, वाटर को अपन क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। उसके बाद में मिल्क, अगर मिल्क हो सकता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, तो उसको अपन क्या करेंगे, पास्चुराइजेशन का अपन कर सकते हैं। ठीक है, मिल्क का पास्चुराइजेशन होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, ये किसने प्रोवाइड किया था पास्चुराइजेशन, ये किया था अपने को लुईस पास्चर ने। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन रिकरेंट वाले को भी काम में ले सकते हैं, कॉन्करेंट वाले को काम में ले सकते हैं, डिसइंफेक्शन टर्मिनल वाले को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टर्मिनल इन्फेक्शन। तो आपके तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे डिसइंफेक्शन के। साथ साथ में आप नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपके जब रिवीजन करो तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के अपने टॉपिक क्लियर कर लो साथ साथ में। ठीक है, एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा संभावना है इस क्वेश्चंस को पूछे जाने की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन पे मेनली जोर दे रहे हैं कि जो एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। मीन्स क्या होता है कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हर कोई टॉपिक तो पूछेंगे नहीं एग्जाम में भी, तो हो सकता है इनके बारे में, जैसे ये टर्मिनल का पूछा हुआ है तो आपको इस बार पूछ ले, कॉन्करेंट का पूछ ले, है ना। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नैन्सी रजिस्टर्ड नर्स इज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द मेंबर ऑफ फॉर कोड ब्लू कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन ढूंढने हैं अपने को। ठीक है, ये अपनी क्या रहेगी, स्मार्ट स्टडी रहेगी। तो यहाँ पे देखो आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि आपको कोड ब्लू जो है वो किसके लिए काम में आता है। कोड ब्लू अपने काम आता है किसके लिए, कार्डियक अरेस्ट में। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन यहीं से भी प्रिपेयर होता है कि कोड ब्लू किसके लिए काम आता है, कार्डियक अरेस्ट में आता है। तो नैन्सी एक रजिस्टर्ड नर्स है जो कहाँ काम कर रही है, कोड ब्लू में, कार्डियक अरेस्ट वाले में काम कर रही है। इन हर शिफ्ट ड्यूटी कोड ब्लू हैज अनाउंस्ड। तो जब उसकी ड्यूटी थी तो वहां पे क्या, कोड ब्लू हॉस्पिटल में जो है वो अनाउंस हुआ है। एंड द विक्टिम इज एन इन्फेंट। ठीक है, यहाँ पे विक्टिम भी कौन है, इन्फेंट है। नैन्सी इज परफॉर्मिंग द चेस्ट कंप्रेशन। नैन्सी अब क्या कर रही है, चेस्ट कंप्रेशन को परफॉर्म कर रही है। व्हील अनदर कोड ब्लू टीम मेंबर इज प्रोवाइडिंग रेस्पिरेशन बाय बैग एंड मास्क वॉल। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या पता लगा कि भाई एक तो यहाँ पे क्या है, रेस्क्यूअर कितने हैं, 2 हैं। लाइक एक तो हो गई नैन्सी, और दूसरा जो उसका जो कोड ब्लू का दूसरा टीम मेंबर है, ये यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा रेस्क्यूअर हो गया। मतलब ये अपने रेस्क्यूअर कितने हो गए, 2 अपने को यहाँ पे रेस्क्यूअर मिल गए हैं। व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन विच नैन्सी एंड अदर टीम मेंबर विल फॉलो ड्यूरिंग रिससिटेशन। सो अब जो अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे इन्फेंट का अपने को क्या करना है, रिससिटेशन करना है। तो यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का आपने क्या पूछा, रेशियो पूछा है। और रेस्क्यूअर भी कितने हैं हमारे पास में, 2 रेस्क्यूअर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा है बट सिंपल सी बात पूछी गई है कि जब इन्फेंट के अंदर 2 रेस्क्यूअर है तो अपने को क्या अपना रेशियो रहेगा। ठीक है, सो इस प्रकार की क्वेश्चंस को अपने को वर्ड पकड़ने हैं। वर्ड पकड़ते हुए अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलना है। क्वेश्चन ऑप्शन तो हमने देखने नहीं है, सबसे पहले यहाँ से अपने को क्वेश्चन समझना शुरू कर देना है। अपन को अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, पूछ के आ रहे तो अपना आंसर अपना इजिली अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास में 1:5, 3:2, 15:2 या फिर 30:2। तो आप सभी को पता है कि 1:5 एंड 3:2 तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
ठीक है। तो ये तो अपन पहले ही अपन नेगलेक्ट कर देते हैं इन दोनों को, तो नेगेटिव मान के हटा देते हैं इन दोनों को। अब अपने पास में क्या बचा, 15:2 एंड 13:2। आपने क्या पूछा गया है, इन्फेंट के बारे में पूछा गया है ना। तो जब भी अपन करते हैं इन्फेंट का, अपन ये करते हैं ना रिससिटेशन, तो यहाँ पे क्या है, 2 रेस्क्यूअर है। तो जब 2 रेस्क्यूअर होते हैं तो कितना रहता है ये रेशियो, ये रेशियो होता है 15:2। तो 15:2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी अपन थोड़ी बात कर लेते हैं सीपीआर की, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन की। सबसे पहले जो सीपीआर करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है इसका CAB। सी से मतलब क्या हो गया अपना सर्कुलेशन, ए से क्या हो गया एयरवे, इसके बाद में बी से क्या हो गया ब्रीथिंग। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला भी अपने को याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछते हैं इसको भी। ठीक है, कि भाई पहले क्या था ABC था, अभी क्या है CAB है। ओके, चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन देखना है यहाँ पे सर्कुलेशन में। ठीक है, उसके बाद में एयरवे का में ब्रीथिंग। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीथिंग, ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं, चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। अभी अपन बात कर लेते हैं इन्फेंट की, ये सारे अपन देख लेते हैं भाई, एडल्ट, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। अपन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एडल्ट, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। अभी यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले पल्स का असेसमेंट अपन कहाँ करते हैं। ठीक है, इन्फेंट जो है पल्स का असेसमेंट अपन कहाँ करते हैं, एडल्ट में। एडल्ट में पल्स असेसमेंट करने कहाँ करनी है, तो ये करनी है अपने को कैरोटिड आर्टरी के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। अगर अपने पास में चिल्ड्रन है तो अपन कहाँ किससे करेंगे, चिल्ड्रन में अपन किससे करेंगे, फीमोरल में करते हैं। एंड इन्फेंट में अपन किससे करेंगे, इन्फेंट में अपन करते हैं ब्रेकियल में। ठीक है, इन्फेंट का 2 बार पूछा गया है, और कैरोटिड आर्टरी और चिल्ड्रन का भी पूछ सकते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या कि पल्स असेसमेंट कर लिया। अभी अपन ने क्या करना है, इसके बाद में मैं आपको बेसिक जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो हमें पूछना है। ठीक है, इसके बाद में अभी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी रेट क्या होनी चाहिए, कंप्रेशन रेट क्या होनी चाहिए, 100। ठीक है, चिल्ड्रंस में भी कितनी होनी चाहिए 100, एंड इन्फेंट में भी कितनी होनी चाहिए 100 कंप्रेशन पर मिनट। इसके बाद में कंप्रेशन की डेप्थ, कि भाई कितना अंदर तक हमें कंप्रेस करना है। तो एडल्ट में ये करना है 2 इंच तक अपन क्या कंप्रेशन कर सकते हैं, और इसमें अपन कर सकते हैं 1.5 to 2 इंच, एंड इसके अंदर अपन कर सकते हैं 1 to 1.5 इंच तक अपन क्या कर सकते हैं, इनको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक इसके अंदर कि रेशियो क्या होना चाहिए। जैसा कि ये क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया रेशियो, तो जब एडल्ट पेशेंट हो, तो एडल्ट पेशेंट में चाहे सिंगल रेस्क्यूअर हो चाहे डबल रेस्क्यूअर हो, तो अपना रेशियो क्या रहेगा 30:2। ठीक है, कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 30:2। अब बात कर लेते हैं अपन चिल्ड्रन की। यहाँ पे क्या है, अगर 1 रेस्क्यूअर है तो क्या करेंगे 30:2 करेंगे। यहाँ पे अगर 2 रेस्क्यूअर है तो क्या करेंगे 15:2 से अपन क्या करेंगे, इसको कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन देंगे। अब अगर आता है अपने पास में इन्फेंट में भी अपने पास 1 रेस्क्यूअर होगा तो कितना करेंगे 30:2, एंड दूसरा जो 2 रेस्क्यूअर होगा तो अपन कितना करेंगे 15:2। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपने को सीपीआर से यहाँ पे पता करना है। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो कंप्रेशन रेट होती है ना, ये कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन में था हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, जो कंप्रेशन रेट कैसी होनी चाहिए, हार्ड एंड फास्ट रेट होनी चाहिए, लाइक कंटिन्यूसली हार्ड एंड कंटिन्यूसली फास्ट रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें कंप्रेस करते हुए अपने को चलना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और पूछ लेते हैं भाई वेंटिलेशन रेट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वेंटिलेशन हमें कब करना है, तो 6 to 8 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, ये अपने को क्या रखना है, वेंटिलेशन रेट रखनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, 6 to 8 ब्रीथ पर मिनट। अब इसके बाद में ये हो गया आज का अपना सीपीआर का अपना जो कंटिन्यू जो टॉपिक है वो अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर एक बच्चा है वो अगर लेस देन 8 ईयर का है और उसको इमरजेंसी के अंदर कोड ब्लू के अंदर लाया गया है, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है सीपीआर स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगर लेस देन 8 ईयर तो सीपीआर स्टार्ट करना है। एंड अगर बेबी जो है वो मोर देन 8 ईयर का है तो यहाँ पे सबसे पहले अपने क्या करना है, इमरजेंसी में क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। इमरजेंसी में इन्फॉर्म करने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, सीपीआर शुरू करना है। बट अगर अपना जो बच्चा लेस देन 8 ईयर है तो सबसे पहले अपने क्या करना है,
यहाँ पे सीपीआर प्रोवाइड करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, इमरजेंसी में इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ये कुछ 2 क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कि भाई बच्चा अगर 8 साल से पहले का हो और उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ तो सबसे पहले अपने क्या करना है, सीपीआर देना है, उसके बाद में इमरजेंसी में कॉल करना है। और अगर बच्चा 8 साल से बड़ा है तो क्या करना है, सबसे पहले इमरजेंसी में इन्फॉर्म करना है, बाद में हमें एक साइकिल सीपीआर की यहाँ पे परफॉर्म कर देनी है, तब तक कोई हेल्प आए। तो इसी के साथ ही अपना जो सीपीआर का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो भी हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इनको साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा, ताकि आपके नेक्स्ट टाइम जब भी कभी रिवीजन हो तो आप उसको देख के, अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो आप इनसे पढ़ सकते हो। मूव ऑन करते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आजकल आता है एग्जाम के अंदर कि जो नियोनेट होता है उसके अंदर जो रेशियो है वो कितना रहता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में पूछा भी गया है कि अगर एक पेशेंट नियोनेट है तो उसमें चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो कितना रखना होता है। तो इसमें हमें रखना होता है 3:1। ठीक है, 3:1 का जो रेशियो है हमें क्या रखना है, चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूड इन द SBAR कम्युनिकेशन। ठीक है, SBR क्या है, एक हमारे पास में क्या है, कम्युनिकेशन का ये टूल है। तो SBR कम्युनिकेशन में अपन क्या इंक्लूड करके रखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में, सिचुएशन, बैकग्राउंड असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड असेसमेंट एंड रिविजन नीडेड, सिचुएशन, बैकग्राउंड, ऑल वाइटल्स एंड रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स, या फिर समरी, बेटर प्लान, एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड राइट्स। तो जब SBAR कम्युनिकेशन होता है, SBAR कम्युनिकेशन कहाँ होता है, सबसे पहले तो ये SBAR कम्युनिकेशन होता है हमारे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या होता है, SBAR का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो जब भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन काम करते हैं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं कौन, अपना जो नर्सिंग स्टाफ है वो काम करता है, डॉक्टर्स काम करता है, टेक्नीशियंस काम करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, या फिर जो हाउस कीपिंग वाले हैं या फिर वार्ड बॉय हैं, तो ये सभी क्या है, अपनी जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पूछा है, अभी अगर अपन एक नर्सिंग स्टाफ है और हमें क्या करना है, SBAR कम्युनिकेशन का अपने को हॉस्पिटल में फॉलो करना होता है अपना इस प्रकार कम्युनिकेशन, जब अपन काम कर रहे होते हैं वर्क प्लेस के अंदर। सो इस क्वेश्चन का हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा कि भाई SBAR क्या है। ठीक है, SBAR में क्या इंक्लूड किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप अपना राइट आंसर गेस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब भी अपन क्या करेंगे, अपन जब भी पेशेंट का हैंड ओवर लेते हैं या फिर अपन कुछ लाइक अपने ड्यूटी एरिया का हैंड ओवर लेते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिचुएशन का पता लगाना है। ठीक है, वहाँ पे क्या चल रहा है, बैकग्राउंड का पता लगाना है कि भाई कौन से पेशेंट आने वाले हैं, कौन से गए हैं, जो पेशेंट हमको हैंड ओवर हुए हैं या फिर जो एरिया हमें हैंड ओवर हुआ उसका हमें क्या करना है, असेसमेंट करना है प्रॉपर तरीके से कि भाई हाँ वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह अवेलेबल है कि नहीं है, लाइक ये सब चीज़ें देखनी होती है। और क्या रिकमेंडेशन है, लाइक अब आगे क्या रिकमेंडेशन है, आगे आपको क्या काम करना है अपनी ड्यूटी एरिया के अंदर। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन करते हुए हमें क्या करना है, वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट हमें हैंड ओवर लेने हैं। ओके, तो ये अपना क्या रहता है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी स्टाफ वगैरह क्या इसी प्रकार से हमें कम्युनिकेशन करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या सिचुएशन का पता लगाना है, बैकग्राउंड का पता लगाना है, असेसमेंट का पता लगाना है और क्या आगे क्या रिकमेंडेशन है, तो इन सब का पता लगाना है। ठीक है, ये कब होता है, ये होता है जब अपना शिफ्ट जो चेंज हो रही होती है, अपनी जो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट होती है, तो जब शिफ्ट चेंज हो रही होती है तब प्रकार के इस प्रकार के कम्युनिकेशन को अपन वन स्टाफ से दूसरे स्टाफ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं SBAR कम्युनिकेशन। ओके, आई होप आपके अंडरस्टैंड हो गया हो ये क्वेश्चन अच्छे से। असेसमेंट के अंदर अपन पेशेंट है तो उसके वाइटल्स वगैरह ये सभी अपन रिपोर्ट्स वगैरह रिकॉर्ड वगैरह अपन सारे असेस कर लेंगे। ठीक है, सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट वुड ए वुंड वेक बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, वेक क्या होता है, जो वेक मशीन होती है, ठीक है, वो हमें क्या होता है कि वाउंड के ऊपर जो वुंड होता है, वुंड के ऊपर क्या करना है, इसको यहाँ पे हमें प्लेस करना होता है। फिर जो ये होता है हमारे पास में एक फोम का रहता है, ठीक है,
ये इसको अपन क्या करते हैं, वाउंड के ऊपर प्लेस करते हैं, वुंड के ऊपर प्लेस करते हैं। फिर यहाँ से जो ट्यूबिंग निकलती है वो ट्यूबिंग एक मशीन के पास में कनेक्ट रहती है, ठीक है। मशीन के अंदर यहाँ पे प्रेशर मॉनिटरिंग रहता है, उसका अपन प्रेशर भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी शोकेज वगैरह हुआ है तो वो यहाँ से क्या होगा, इस मशीन के अंदर आके गिर जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो है वो ड्राई रहेगी और जो वुंड है उसको हील रहने में, जो हीलिंग है वो उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो वैक्यूम क्रिएट करता है, ठीक है, जो वेक मशीन है। सो ये किस प्रकार के वुंड के अंदर क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास में, ए पेशेंट विथ इन्फेक्टेड ग्रोइंग वुंड वेयर द फीमोरल आर्टरी इज एक्सपोज्ड। तो एक पेशेंट है ऐसा जिसके ग्रोइंग के अंदर इन्फेक्शन है, ग्रोइंग रीजन के अंदर इन्फेक्शन है और वहां पे क्या हो रहा है, फीमोरल आर्टरी है वो एक्सपोज हो रही है। ए पेशेंट विद एन इंसिजन फ्रॉम रिसेंट हिप रिप्लेसमेंट वेयर एन लॉट ऑफ ड्रेनेज। एक पेशेंट है उसका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और वहां पे क्या हो रहा है कि ड्रेनेज काफी ज्यादा निकल रहा है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, ए पेशेंट विद एन एब्डोमिनल इंसिजन दैट हैज डेहिसेंस्ड। जो आपको पता है वाउंड डेहिसेंस एंड एविसरेशन दो प्रकार की चीजें होती है। सुचरिंग लाइक आफ्टर द प्रोसीजर वाउंड डेहिसेंस एंड वाउंड एहिसरेशन, स्टिच वगैरह खुलते हैं। डेहिसेंस एंड एविसरेशन मतलब जो वाउंड के बाद में स्टिच ओपन हो गए हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो बाहर निकल रहे हैं, तो वो हो गया एविसरेशन। तो ये इस जगह अपने को लगानी है, ठीक, वो निकलने वाला है, जो सूचर वगैरह है वो टूट चुके हैं, ठीक है, वो डेहिस्ड हो चुका है वुंड। ऑप्शन डी है हमारे पास में, ए पेशेंट विथ फुल थिकनेस प्रेशर इंजरी। एक पेशेंट है उसके जो प्रेशर शोर हुआ है वो फुल थिकनेस लेवल का हो गया है एट द लेवल ऑफ कोकिक्स, ठीक है। तो अब इनमें से जो कौन से पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, वेक मशीन को क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटर रखते हैं, उसमें काम में नहीं लेते हैं। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो कभी भी अपन वैक्यूम वाली जो वेक मशीन है उसको अपन कभी भी एक्सपोज्ड हो रही होती है, कोई भी ऑर्गन कोई भी आर्टरी डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, इसको अपन नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर आर्टरी वहां पे एक्सपोज हो रही है तो वो क्या करेगी, आर्टरी को भी रेप्चर करके वहां का जो ब्लड है उसको वहां पे वो क्या करेगी, शॉक करके उसको ब्लड को जो बाहर खींच लेगी, ठीक है। सो कभी भी इस प्रकार के जो केस के अंदर हम वैक्यूम वाली वो मशीन है वो उसको अपन यूज में नहीं लेंगे पेशेंट की केयर करने के लिए, ओके। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ए पेशेंट विथ एन इन्फेक्टेड ग्रोइंग वाउंड वेयर द फीमोरल आर्टरी इज एक्सपोज्ड, ठीक है। ऐसा आपको ध्यान रखना कि अपन काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए पेशेंट कैम टू ईडी इमरजेंसी डिपार्टमेंट अनकॉन्शियस विथ पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है। उसकी जो प्यूपिल है वो यहाँ पे क्या हो गई है, पिन पॉइंट हो गई है, एंड जो लेक्रीमेशन है, ठीक है, ठीक है, साथ साथ में क्या हो रहा है, लेक्रीमेशन भी हो रहा है, ठीक है। जो टीयर्स वगैरह है वो यहाँ पे निकल रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस एब्यूज, साथ साथ में सब्सटेंस एब्यूज की भी इसकी हिस्ट्री रह चुकी है। सब्सटेंस एब्यूज में अपन मान सकते हैं कि वो क्या है, ओपिएट्स है, लाइक वो पर्सन जो है वो ओपिएट्स वगैरह जो यूज में लेता था। विच ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड, तो ऐसे केस में कौन सी ड्रग को हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। ऑप्शन क्या क्या है अपने पास में, ऑप्शंस है फ्लूमाजेनिल, नैलोक्सोन, लोराजेपाम या फिर पैरासीटामोल। अपने को कौन सी ड्रग को अपने क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है ऐसे केसेस के अंदर कि भाई जो सब्सटेंस एब्यूज के केस आया लग रहा है तो उस केस में क्या करना है। जब भी कभी ओपियोइड्स ओवरडोज होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ पे पेशेंट को जो क्या हुई है, ओपियोइड्स ओवरडोज हुआ है। यहाँ पे साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं ओपियोइड ओवरडोज के, तो साइन एंड सिम्टम में दिया गया है क्या, पिन पॉइंट प्यूपिल्स, उसके बाद में लेक्रीमेशन, उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, और जो कूल एंड कामी स्किन हो जाती है पेशेंट की। उसके बाद में क्या होता है, जो अपने हैंड एंड जो फीट है वो यहाँ पे ब्लूज डिस्कलरेशन भी इनका देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ ओपियोइड जो ओवरडोज है, ओपियोइड साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या लग रहा है, यहाँ पे ओपियोइड ओवरडोज हो चुकी है तो इसका अपने क्या करना है, एंटीडोट हमें क्या करना है, तैयार रखना, वो अपने को लगाना होता है। जब भी ओपियोइड ओवरडोज जो होता है, एंटीडोट उसमें क्या काम आएगा, इसके अंदर एंटीडोट काम आता है नेलोक्सोन। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारे पास में क्या,
नेलोक्सोन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा, नेलोक्सोन की ड्रग है वो यहाँ पे एडमिनिस्टर की जाएगी। ठीक है, कभी भी हमें नहीं देना है, जब भी डॉक्टर्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं तभी हमें क्या करना होता है, डोज को एडमिनिस्टर करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया, फ्लूमाजेनिल। जो फ्लूमेजेनिल है तो ये किसका एंटीडोट होता है, ये होता है हमारा डायज़ेपाम का। ठीक है, डायज़ेपाम का एंटीडोट कौन सा होता है, फ्लूमेजेनिल। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स बोल दो या फिर लोराजेपाम, कोई किसी प्रकार की जो डायजेपाम कैटेगरी की होती है, जो बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी की होती है, इनका एंटीडोट क्या होता है, फ्लूमेजेनिल। ठीक है, अब इसके बाद पैरासीटामोल का एंटीडोट कौन सा होता है, पैरासीटामोल का होता है एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, अब इसके बाद में एक और बात कर लेते हैं अपन कि मोस्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि भाई हिपेरिन का एंटीडोट कौन सा होता है। सो हिपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको प्रोटामाइन सल्फेट का भी एंटीडोट पूछ सकते हैं, तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, सो ऐसे आपको क्या करना है, मोस्ट आपको याद करना है। अपन नेक्स्ट कभी क्लासेज होगी तो अपन प्रॉपर पूरे एंटीडोट को भी अपन क्या करेंगे, अपन डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द नर्स हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर इंजेक्शन क्लेक्जेन 60 mg 0.6 ml। ठीक है, क्लेक्जेन को क्या क्या किया है इन्होंने, एडमिनिस्टर करने के यहाँ पे ऑर्डर्स मिले हैं उसको, टू हर असाइंड पेशेंट के ऊपर क्या करना है, इसको एडमिनिस्टर करना है। विच रूट एंड साइट, हमें क्या पूछा है, रूट एंड साइट का पूछा है। द नर्स वुड प्रीफर टू एडमिनिस्टर दिस ड्रग, कि भाई ये जो ड्रग है अपन कैसे कंडीशंस के अंदर कौन से रूट से और कौन से साइट पे देते हैं। ऑप्शंस है अपने पास में, सबक्यूटेनियस रूट एट 2 फिंगर विथ अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस, कि भाई आपको सबक्यूटेनियसली लगाना है, अम्बिलिकस से 2 फिंगर अवे लगाना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में इंट्रामस्कुलर रूट है डेल्टोइड रीजन के अंदर। तीसरा ऑप्शन है सबक्यूटेनियस रूट एट इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, कि भाई फोरआर्म के जो इनर एस्पेक्ट है वहां लगाना है। या फिर ऑप्शन नंबर डी इंट्रामस्कुलर रूट एट लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ठीक है, ये अपन किस में यूज में करते हैं, ये अपन करते हैं यूज चिल्ड्रंस के अंदर, इन्फेंट के अंदर अपन यूज करते हैं जब भी अपन क्या करते हैं, IM लगाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद में इस क्वेश्चन को पूछा गया तो क्लेक्जेन क्या होता है, क्लेक्जेन होता है लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। ठीक है, तो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन को अपन कहाँ लगाते हैं, हमारा ऑप्शन इसके अंदर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। सबक्यूटेनियस रूट से लगाना होता है, 2 फिंगर अवे लगाना है किससे, अम्बिलिकस से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट होता है। ठीक है, सो जब कभी भी अपन ये LMW लगाते हैं तो इस जगह अपन को लगाना होता है। ठीक है, इसका एंटीडोट क्या होता है, LMW का मतलब LMW है तो ये क्या है, ये एक हिपेरिन है। ठीक है, हिपेरिन है, LMW बोल दो या फिर एनोक्साप्रिन बोल दो। सो हिपेरिन का एंटीडोट कौन सा होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये होता है प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, प्रोटामाइन सल्फेट क्या है, हिपेरिन का एंटीडोट है। सो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सबक्यूटेनियस रूट एट 2 फिंगर्स विद अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द डिफरेंस इज मोर देन mmHg in bilateral arm blood pressure measurement, the nurse can suspect peripheral artery disease in the patient। तो मतलब कितना डिफरेंस होना चाहिए, अगर कितना डिफरेंस आ रहा है मोर देन, बाइलेटरल आर्म मीन्स राइट एंड लेफ्ट आर्म का इन्होंने क्या किया, BP मेजरमेंट किया है, तो उसका कितना से ज़्यादा अगर मेजरमेंट आ रहा है, डिफरेंस कितना से ज़्यादा उनको मिल रहा है, तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी कि उस पेशेंट को जो है वो फ्यूचर में या फिर अभी एट दिस टाइम दो क्या है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होने की कंडीशंस है या फिर आगे अराइज हो सकती है। ऑप्शंस है हमारे पास में 5 mmHg, 10 mmHg, 20 mmHg या फिर 40 mmHg। कितना डिफरेंस होगा राइट एंड लेफ्ट बायलेटरल आर्म्स के अंदर, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी 10 mmHg। अगर 10 mmHg का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म के अंदर,
तो यहाँ पे चांसेज है कि आगे जाके फ्यूचर में या फिर अभी उस पेशेंट को क्या हो सकता है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 mm जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। ए नर्स इज टेकिंग द हैंड ओवर रिपोर्ट फ्रॉम मॉर्निंग शिफ्ट नर्स। एक नर्स है जो क्या कर रही है, इवनिंग ड्यूटी में आई है और वो क्या कर रही है, मॉर्निंग शिफ्ट नर्स से क्या कर रही है, हैंड ओवर ले रही है। ठीक है, कौन सा इसके अंदर जो कम्युनिकेशन बनाएगी, तो अपने क्वेश्चन में पढ़ाई था, तो ये बनाएगी SBAR वाला। एंड नोटिस दैट द पेरेंटल न्यूट्रिशन बैग ऑफ एन असाइंड पेशेंट इज अबाउट टू फिनिश। और नोट कर रही है कि एक पेशेंट है, उसके यहाँ पे क्या लग रहा है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, TPN जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू उसको रनिंग था, और जो अभी क्या हो रहा है कि अबाउट टू फिनिश, वो अभी क्या हो रहा है, फिनिश होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शुड द नर्स मेक अवेलेबल एट द पेशेंट बेड साइड until another parental nutrition solution is mixed and delivered। सो अब वो क्या हो रहा है, पहले वाला जो TPN सोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो अब नर्स क्या कर रही है कि कौन सा सोल्यूशन है वो क्या करेगी, बेड साइड अवेलेबल रखेगी तब तक कि दूसरा जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो मिक्स ना हो जाए और उसको डिलीवर ना कर दे। ठीक है, सो इस दौरान ये क्या करेगी नर्स, क्या रोल है कि भाई कौन सा जो फ्लूइड है, कौन सा सोल्यूशन है, उसको नर्स क्या करेगी, प्रिपेयर करके रखेगी बेड साइड में। ठीक है, 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन, या फिर 5% डेक्सट्रोज इन लैक्टेट रिंगर। मतलब RL देगी, नॉर्मल सलाइन देगी, वाटर देगी, या फिर डेक्सट्रोज देगी। ठीक है, वाटर में देंगे या फिर कैसे देंगे, कौन सा सोल्यूशन को प्रिपेयर करके रखेंगे, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर। सो अभी अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा टॉपिक, क्या अपना टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की। भाई टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता क्या है। सो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर न्यूट्रिशन वाया सेंट्रल लाइन। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर क्या है कि सेंट्रल लाइंस के द्वारा हमें क्या करना है, सेंट्रल लाइंस एंड पेरिफेरल लाइंस के द्वारा आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को। ठीक है, न्यूट्रिशन के कुछ बैग्स आते हैं जिनको अपन क्या करना है, अपनी बॉडी की सेंट्रल लाइन के द्वारा, पेरिफेरल लाइन के द्वारा अपने क्या करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अभी अपन क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर इससे रूट का, कि भाई TPN के लिए कौन कौन से रूट जो है अपन काम में लेते हैं और सबसे बेस्ट रूट कौन सा होता है। सो इसके लिए रूट होता है, एक तो होता है सेंट्रल, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, सेंट्रल वेन में डालेंगे, या फिर क्या करेंगे, पेरिफेरल वेन के अंदर अपन क्या करेंगे, वो जो अपना जो ट्यूबिंग है उसके अंदर करेंगे। सो सेंट्रल वेन के अंदर मोस्ट कॉमन, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रल वेन के अंदर अगर मोस्ट कॉमन हमें पूछे तो क्या राइट करना है, वो अपने राइट करना है सब क्लेवियन। ठीक है, सब क्लेवियन वेन मोस्ट कॉमन रूट है TPN का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का। सब क्लेवियन के बाद में कौन सी आती है, सब क्लेवियन के बाद में आती है इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, सब क्लेवियन के बाद में कौन सी आती है, इंटरनल जुगुलर वेन। और ये दोनों ही कितना टाइम तक काम में आती है, इन दोनों को अपन काम में लेते हैं शॉर्ट टर्म। अगर इसको यूज में लेना है तो अपन क्या काम में लेंगे, सेंट्रल वेन को। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन पेरिफेरल वेन को। सो पेरिफेरल के अंदर अपन क्या करते हैं, ब्रेकियल, एंड इसके अंदर सेकंड कौन सी आती है, सिफेलिक। ठीक है, ये दो वेन्स होती हैं जिनको अपन पेरिफेरली अपन यूज में लेते हैं। एंड दूसरा, अपने को जब पेरिफेरी के अंदर, अपने को जब लॉन्ग टर्म के अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, TPN से और क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर लॉन्ग टर्म तक हमें क्या करना है, TPN प्रोवाइड करवाना है, तो हमें कौन सी लाइन चाहिए, पिक लाइन। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म तक हमें क्या करना है, TPN प्रोवाइड करवाना है, तो हम क्या काम में लेंगे, पिक लाइन। पिक लाइन की क्या फुल फॉर्म होती है, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ठीक है, पिक लाइन क्या फॉर्म होगी, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बन सकता है TPN से, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। जो सेंट्रल वेन से अपन फ्लूइड दे रहे हैं वो कौन सा फ्लूइड होता, ये होगा हाइपरटोनिक फ्लूइड। ठीक है, जो भी हाइपरटोनिक फ्लूइड है हमें किससे देना है, सेंट्रल वेन से देना है। एंड जो भी हमारे पास में आइसोटोनिक एंड जो भी हाइपोटोनिक फ्लूइड है वो हम किससे देंगे,
पेरिफेरल वेन से हमें प्रोवाइड करवाना होता है। इसके बाद में इसके हमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट सबसे पहले क्या बनेगा, फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस कब बनता है, जब अपन क्या करते हैं पेरीफेरी लाइन से अपन क्या करते हैं हाइपरटोनिक अपन जब फ्लूइड को यहाँ पे रन करवा देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिल सकती है, फ्लेबाइटिस की कंडीशन यहाँ देखने को मिल सकती है। दूसरे बाद में क्या क्वेश्चन बनता है, हाइपोग्लाइसेमिया। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। सो जब भी कभी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को स्टॉप करते हैं तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, नर्स का क्या रोल है इसको प्रिवेंट करने के लिए, कि उसको क्या करना है, स्लोली उसको क्या करना है, टेपर करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे उसको स्टॉप करना है। अगर अपन सडनली स्टॉप कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। इसके बाद में अब अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उस पेशेंट को यहाँ पे कम हो रहा है, टीपीएन कम हो रहा है नॉर्मली भी, तो उस पेशेंट में क्या हाइपोग्लाइसीमिया के होने की कंडीशन रहती है। ठीक है, इस हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अबाउट टू फिनिश, मतलब जो टीपीएन है वो अबाउट टू फिनिश है, तो इस कंडीशन में क्या देंगे, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है उस पेशेंट को। तो यहाँ पे क्या देंगे हम, ऑप्शन नंबर ए 10% डेक्सट्रोज इन वाटर हम क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करवाएंगे जब तक अपन दूसरा टीपीएन को स्टार्ट नहीं कर दे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया। थर्ड इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है थर्ड इसका क्या हो सकता है, हाइपरवोलेमिया। ठीक है, अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली उसको टीपीएन देंगे तो रिस्क चांसेस है कि भाई उस पेशेंट को जो है वो हाइपरवोलेमिया की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिले। इसके बाद में क्या देखने को मिल सकता है, हाइपर ग्लाइसेमिया भी यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने को टीपीएन के से एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर टीपीएन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इसका, टीपीएन की हमें क्या करनी है, ट्यूब चेंज करनी है। ठीक है, टीपीएन से हमें क्या दिया है, सेंट्रल लाइन के अंदर हमें टीपीएन ने डाला है, मीन्स मोस्ट कॉमन कौन सी है, सब क्लेविन। तो सब क्लेविन के अंदर हमें ट्यूब चेंज करनी है, तो कौन सी पोजीशन देंगे, तो इसके अंदर अपन कौन सी देंगे, टेंडलनबर्ग पोजीशन विथ फेस अपोजिट डायरेक्शन। फेस का अपन क्या कर देंगे, डायरेक्शन क्या कर देंगे, अपोजिट रखेंगे, और उसको बोलेंगे पेशेंट को कि भाई परफॉर्म वाल्सल्वा मैन्यूअर। ठीक है, तो जब भी अपन क्या करेंगे, टीपीएन की ट्यूबिंग चेंज करेंगे, अगर वो सेंट्रल लाइन में डाला हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेंडरलन पर पोजीशन देंगे, विच फेस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रखेंगे। पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आप क्या करो, वाल्सल्वा मैन्यूअर करो, तो उसका करेंगे ट्यूबिंग चेंज करने में आसानी होगी, पेन भी उस पेशेंट को यहाँ पे कम देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, पूछा गया एम्स के एग्जाम के अंदर, अगर टीपीएन सॉल्यूशन टर्बिड, अनक्लियर एंड पार्टिकल्स के रूप में उसके अंदर छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स हमें शो हो रहे हैं, तो इस केस के अंदर उसको क्या करना है, टीपीएन को, इस केस के अंदर टीपीएन को क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, यूज में नहीं लेना इस प्रकार के टीपीएन को। इसके बाद में टीपीएन को जो डिसकंटिन्यू करने की क्या प्रोसेस होती है, डिसकंटिन्यू करने की क्या प्रोसेस होती है, स्लो करना है फ्लो रेट को। ठीक है, फ्लो रेट को स्लो करना है ताकि उसको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस है, और नर्सिंग के अंदर जैसे अब टीपीएन चल रहा है किसी पेशेंट को, तो वो अपन को ये ध्यान में होनी चाहिए बातें, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाए जाने के लिए। एंड टीपीएन जो क्या है, एक स्टेराइल प्रोसीजर है। ठीक है, इसके अंदर हमें स्टेरिलिटी का भी हमें क्या करना है, पर मेंटेन रखना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, 10% डेक्सट्रोज इन वाटर। अच्छा, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको कि जो पेरिफेरल लाइन के अंदर मोस्ट कॉमन लाइन कौन सी होती है, वो होती है बेसिलिक वेन। ठीक है, बेसिलिक वेन पेरिफेरल के अंदर मोस्ट कॉमन है, और यहाँ पे सेंट्रल के अंदर कौन सी है, सब क्लेवियन वेन जो है वो मोस्ट कॉमन है। इसके बाद में टीपीएन से अपन और क्या क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो टीपीएन को है वो अपन कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर अपन को टीपीएन को स्टोर करना है। टीपीएन को कभी भी 24 आवर के बाद में यूज में नहीं लेना है। ठीक है, 24 आवर्स के बाद में टीपीएन को यूज में नहीं लेना है, 24 आवर्स के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। रेफ्रिजरेटर से निकालने के बाद में विद इन 30 to 60 मिनट के अंदर अंदर उस टीपीएन को क्या करना है, हमें इन्फ्यूजन करना शुरू कर देना है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको अपन क्या करना है, अगेन उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखवा देना है। ठीक है, ये कुछ अपने को चीज़ें हैं अपने को रहनी चाहिए ध्यान में। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया तो हमें क्या करना है, उसको यूज में नहीं लेना, उसको डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स
कोज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। कौन सी ड्रग है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो कोज करती है ईपीएस को, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को? ऑप्शंस है अपने पास में एंटीसाइकोटिक्स, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी हमारे पास में मूड स्टेबलाइजर्स, ऑप्शन डी है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ऑप्शन बी क्या है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि भाई कौन सी जो ड्रग है वो कोज करती है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया भी है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर इसका रहेगा करेक्ट? सो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स होती है वो क्या करवाती है? मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को जो क्या करवाती है? कोज करवाती है। सो अभी अपन बात कर लेते हैं एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स की। ठीक है, साइकेट्रिक का कुछ टॉपिक है, अपन पढ़ लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी बनते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एटिपिकल एंड टैपिकल। ठीक है, जो टैपिकल टाइप की जो ड्रग्स होती है वो यहाँ पे क्या करवाती है? मैक्सिमम ईपीएस कोज करवाती है। सो टैपिकल के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? इसके अंदर देखने को मिलती है कौन सी? हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल अकेली ऐसी ड्रग है जो क्या करती है? मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को क्या करती है? कोज करती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, आगे भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में हैलोपेरिडोल के बाद में कौन सी आती है? हैलोपेरिडोल में अपन काम में लेते हैं अपने जो फ्लूफेनाजाइन जो ड्रग है वो काम में अपन ले लेते हैं। इसके बाद में अपन काम में लेते हैं क्लोरोप्रोमाजाइन। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स है, ये कैसी किस कैटेगरी की आती है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। मींस क्या हो गया इसका? ओल्ड जो पहले की जो डिस्कवरी हुई थी और उन सब ड्रग्स के अंदर में कौन सी आती है? टिपिकल के अंदर लेते हैं। एटाइपिकल के अंदर में कौन कौन सी ड्रग लेते हैं? क्लोजेपाम अपन काम में लेते हैं। इसके बाद में रेस्पेरिडोन अपन काम में लेते हैं। ठीक है, ओलेंजापाम जो है वो काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। सो इसके अंदर कौन सी ड्रग जो टिपिकल कैटेगरी की ड्रग होती है मोस्टली कोज करती है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम को। एटाइपिकल भी कोज करती है, बट इन दोनों के कंपैरिजन में जो टाइपिकल कैटेगरी की ड्रग्स होती है ज्यादा कोज करती है, जैसे कि हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल का एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन किसकी? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम की। सो जो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करती है? तो ये काम करती है डोपामिन को क्या करती है? ब्लॉक करके। ठीक है, डोपामिन जो एंटी डोपामिनर्जिक होती है। ठीक है, जो D2 ब्लॉकर्स। ठीक है, जो डोपामिन के जो उसको क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। तो ऐसा इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से अपने को बॉडी के जो मूवमेंट है वो भी अपने को यहाँ पे डिस्टर्ब देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? अब इसके बाद में एंटीसाइकोटिक का क्या साइड इफेक्ट होता है? साइड इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम क्या होता है? इसके अंदर हमें 4-5 प्रकार के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? डिस्टोनिया। डिस्टोनिया क्या होता है? डिस्टोनिया होता है रिपीटेटिव एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट। किसी पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होता है, उसमें डिस्टोनिया देखने को मिलता है। मीन्स क्या हो गया? उसके जो मूवमेंट है वो रिपीटेटिव एंड ट्विस्टिंग होते हैं। इसके बाद में क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है? एकाथीसिया। ठीक है, जो टर्म्स भी है ये भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। टर्म्स के अंदर क्या आता है? एकाथीसिया के अंदर क्या आता है कि जो पेशेंट होता है जिसको ईपीएस का रहता है, एक तो वो रेस्टलेस होता है एंड जो अनेबल टू सिट, वो एक जगह ढंग से बैठ भी नहीं पाता है। एकाथीसिया की कंडीशन उसके अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद में क्या होता है? टार्डिव डिस्काइनेशिया। ठीक है, टार्डिव डिस्काइनेशिया के अंदर क्या देखने को मिलता है? एक पेशेंट की जो टंग है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? टंग प्रोट्रूजन हो जाता है, उसका टंग बाहर निकली हुई रहती है। ठीक है, उसके बाद में जो फेशियल, ठीक है, फेशियल जो उसके जो एक्टिविटीज है वो भी यहाँ पे क्या रहती है? डिस्टर्ब रहती है। एंड जो उसकी जो आई भी क्या करती है? उसकी एक्सेसिव यहाँ पे ब्लिंकिंग करती है। ठीक है, इस प्रकार के सिम्टम आ रहे तो वो क्या होता है? टार्डिव डिस्काइनेशिया। इसके बाद में चौथा और सबसे डेंजरस कौन सा होता है? NMS। इसको अपन क्या बोलते हैं?
न्यूरोमस्कुलर मैलिग्नेंट सिम्टम्स। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरो मैलिग्नेंट सिम्टम। ठीक है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिम्टम। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम आते हैं हमें देखने को मिलते हैं वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि पेशेंट के अंदर इसके अंदर ट्रेमर्स देखने को मिलता है एंड मस्कुलर जो है वो रिजिडिटी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में डिस्टोनिया भी यहाँ पे भी देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, डिस्फेजिया भी देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर एंड डिसआर्थरिया। ठीक है, डिसआर्थरिया भी देखने को मिलता है, उसके जो मूवमेंट होते हैं वो उसके अंदर पेनफुल रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं वो न्यूरोमस्कुलर मैलिग्नेंट सिम्टम्स के अंदर आती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम कोज किससे होता है और कौन सी ड्रग से कोज होता है और मोस्टली कौन सी ड्रग से कोज होता है, हेलोपेरिडोल से। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पे क्या किया है, शॉर्ट करने की यहाँ पे हमने कोशिश की है। इसके बाद में अपन इस एपीएस का अपन सॉल्यूशन कैसे देख सकते हैं। तो एपीएस का सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले अपन क्या ड्रग्स हम इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अपन इसके अंदर दवाई दे सकते हैं कौन सी, ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, ये ब्रोमोक्रिप्टिन कौन सी है, इसका वर्क होता है डोपामीन एगोनिस्ट। ठीक है, ये क्या करती है, डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है। अगर डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स भी है वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, और एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या करती है, डोपामिन ब्लॉकर है तो मीन्स ये डोपामिन के लेवल क्या करती है, कम करती है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन दे सकते हैं। इसके बाद में कौन सी ड्रग दे सकते हैं, डेंटोलेन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, रिजिडिटी देखने को मिलती है ना पेशेंट के अंदर, न्यूरोमस्कुलर के अंदर, तो यहाँ पे क्या कौन सी ड्रग दे सकते हैं, डेंट्रोलेन। ये क्या, ये कैसी ड्रग है, ये मसल रिलैक्सेंट है, मसल रिलैक्सेंट है। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 ड्रग्स हैं, ये अपन इनके साइड इफेक्ट को ट्रीट करने के लिए अपन जो है वो एग्जाम के अंदर आते भी है। ब्रोमोक्रिप्टिन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि अपन एंटीसाइकोटिक का जो साइड इफेक्ट आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या ड्रग देंगे, तो ब्रोमोक्रिप्टिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में कौन सा है, एंटीसाइकोटिक। उसके बाद में कौन सी ड्रग दी हुई यहाँ पे, SSRI मीन सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये किस में काम आती है, ये काम में आती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्पी ड्रग। ठीक है, ये जो डिप्रेसिव जो बिहेवियर रहता है पेशेंट का उसको अच्छा करती है। इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है, एसिटालोप्राम। ठीक है, जो एसिटालोप्राम जो ड्रग है वो किसका टाइप है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। जो भी जो न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शंस होता है यहाँ पे क्या होता है कि जो सीरोटोनिन का लेवल यहाँ पे मेंटेन करके रखती है, इसके रीअपटेक को क्या करती है, ये इनहिबिट करती है। ठीक है, तो मतलब इस जंक्शन के अंदर क्या है कि यहाँ पे सीरोटोनिन प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या है कि इससे जो डिप्रेशन की कंडीशन है वो यहाँ पे क्योर होती हुई रहेगी। ठीक है, तो मूड स्टेबलाइजर के अंदर ये किस में ड्रग आती है, ये आती है बाइपोलर की कंडीशन के अंदर। बाइपोलर मीन्स जो मैनिक फेज, जो डिप्रेसिव फेज होते हैं पेशेंट के अंदर, उनके अंदर काम में कौन से लेते हैं, मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स। और मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स कौन सी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ड्रग कौन सी है, लिथियम। ठीक है, लिथियम ड्रग को अपन ने मूड स्टेबलाइजर ड्रग का काम में लिया है। लिथियम से क्या क्वेश्चन बनता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेन करके रखना है, सोडियम का। जब भी लिथियम ड्रग चल रही होती है पेशेंट के तो सोडियम का बैलेंस होना जरूरी है, नहीं तो लिथियम टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। और इसके बाद में एंटी एंजाइटी ड्रग, तो जो एंजियस कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के में काम में आती है, फियर की कंडीशन में काम में आती है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे ईपीएस से। ठीक है, हमने कुछ 2-3 प्रकार की ड्रग्स के बारे में भी पढ़ा है, आगे हम ब्रीफली पढ़ते जाएंगे जब अपन साइकेट्रिक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद में आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉज बायोट स्पॉट या फिर जेरोप्थेल्मिया। कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से बायोट स्पॉट या फिर जेरोप्थेल्मिया की कंडीशन है वो पेशेंट में देखने को मिलती है, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। सो बिना किसी देरी के अपन चलते हैं अपने करेक्ट आंसर के ऊपर। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो है वो अपने को डिफिशियंसी अगर देखने को मिलती है तो एक तो जो बायोट स्पॉट देखने को मिलता है, दूसरा जेरोप्थेल्मिया देखने को मिलता है। सो विटामिन ए के क्या रोल है ये अपन देख लेते हैं और क्या इनकी कमी से क्या होता है। सबसे पहले तो क्या देखने को मिलता है, जेरोप्थेल्मिया। ठीक है, जेरोप्थेल्मिया कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो अपना कंजक्टाइवा है वो ड्राई हो जाएगा एंड जो थिक हो जाता है। ठीक है, अपना कंजक्टाइवा ड्राई एंड थिकनेस देखने को मिलती है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जेरोप्थेल्मिया।
इसके बाद में बायोट स्पोर्ट। सो बायोट स्पोर्ट कैसे होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो केरेटिनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, केरेटिनाइज्ड ग्रोथ ऑन कंजक्टाइवा। जो अपने कंजक्टाइवा होती है वहाँ पे क्या है कि क्रिएटिन प्रोटीन की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है, तो इससे एक स्पॉट बन जाता है। ये स्पॉट का क्या नाम देते हैं, बायोट स्पॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे विजिबल कैसे होगा ये स्पॉट, ये विजिबल होता है अपना ग्रेवाइटिस, ठीक है। ग्रेवाइटिस यहाँ पे एक लीजन जैसा एक स्पॉट हमें देखने को मिलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायोट स्पॉट। इसके अंदर क्या होता है, केरेटिनाइजेशन होता रहता है कंजक्टाइवा का। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, केरेटोमलेशिया, ठीक है। केरेटोमलेशिया भी देखने को मिलता है। केरेटोमलेशिया क्या होता है, कॉर्नियल इरोजन, ठीक है। केरेटोमलेशिया में क्या होता है, कॉर्निया का जो इरोजन होता है। और अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस भी हमें देखने को मिलता है। विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होता है, जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो अपनी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है विटामिन के की डिफिशियंसी से। विटामिन डी होता है, वो अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी अपनी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रिकेट्स देखने को मिलेगा एंड ऑस्टियो मलेशिया देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में विटामिन सी की कमी से क्या देखने को मिलता है, स्कर्वी विटामिन सी की यहाँ पे कमी के देखने को मिलता है। इसके बाद में विटामिन ई की कमी से क्या देखने को मिलता है, विटामिन ई क्या करता है, कोगुलेशन पावर को है हमें यहाँ पे मेंटेन करके विटामिन ई जो है हमें मसल्स को वीक बनाता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है अपनी बॉडी में तो यहाँ पे मसल्स वीक हो जाती है। सो विटामिन ई, ये सारे विटामिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ पे विटामिन से, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन है ए डी ई के। इसके बाद में वाटर सोल्यूबल में विटामिन कौन से आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, साथ साथ में दूसरा कौन सा आता है, विटामिन सी। ये सारे वाटर सोल्यूबल एंड ये हो गए फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल को हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है, फैट सोल्यूबल अपने बॉडी में स्टोर रह सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास से। आई होप आपकी क्लास आज की जो क्लास है आप सभी को अच्छी लगी हो। क्लास के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को क्लास अच्छी लगी हो और आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। साथ साथ में आपने नोट्स भी बनाए होंगे जो आपके रिवीजन में काम आएंगे। अगेन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हम जो RNCC की जो ऑफिशियल ऐप है उसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। सो आप वो वहाँ से बाय कर सकते हैं और हम कुछ फ्री टेस्ट सीरीज भी हम यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। सो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप फ्री टेस्ट सीरीज भी हम वहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं वीकली, तो आप वहाँ पे भी उन टेस्ट सीरीज को भी आप दे सकते हैं। इसी के साथ ही आज की क्लास को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करे अपने एम्स 9 से प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।